हाँ जी दोस्तों, आज करेंगे अपना चैप्टर सप्लाई का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले 15 मिनट में हम सारे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर हम रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़े? दो सेक्शन के बारे में। कितने सेक्शन पढ़े? दो सेक्शन। एक पढ़े सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 7, और पढ़े सेक्शन 8। सेक्शन नंबर 7 में किस चीज़ के बारे में बताया? कि सप्लाई में। किसको बताया? सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 के सब सेक्शन 1 के क्लाउज नंबर ए बताता है कि कोई सप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एनी फॉर्म्स ऑफ द सप्लाई हो ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज हो। दूसरा कंसिडरेशंस हो, और तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो। क्या कंडीशन होना चाहिए? 3 कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दूसरा कंसिडरेशन हो। तीसरा हो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। सेक्शन नंबर 7 के सब सेक्शन 1 के क्लाउज नंबर 1 कहता है कि सप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट एनी फॉर्म्स ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेकंड कंसिडरेशन हो, और तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो। हमारा सब सेक्शन क्लाउज नंबर AA क्या फिर कहता है? ए के बाद क्या है? क्लाउज नंबर। सेक्शन नंबर 7 में, सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में कितने क्लाउज हैं? क्लाउज ए है, क्लाउज AA है, और क्लाउज बी है, और क्लाउज सी है। क्लाउज ने जनरल रूल बताया जहाँ 3 सप्लाई होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। क्लाउज नंबर AA क्या कहता है कि कोई भी अदर देन द इंडिविजुअल अपने मेंबर्स को जो कोई जो सप्लाई करता है फॉर द कंसिडरेशन, उसको भी क्या कहेंगे? सप्लाई कहेंगे। उसको भी क्या कहेंगे? सप्लाई कहेंगे। कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस बिटवीन द पर्सन्स अदर देन द इंडिविजुअल्स एंड इट्स मेंबर्स और कंस्टिट्यूट्स फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशंस दैट कंस्टिट्यूट सप्लाई। हमारा क्लाउज नंबर बी क्या कहता है? क्लाउज नंबर बी कहता था कि कोई भी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। क्लाउज नंबर बी हमारा कहता है importation of the services whether or not in the course or furtherance of the business for a considerations that constitute supplies। कोई भी इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो, चाहे वो बिजनेस पर्पज़ के लिए हो या ना हो, फॉर कंसिडरेशन अगर होगा तो उसको भी हम सप्लाई मानेंगे। ये क्लाउज नंबर बी में कहता है। क्लाउज नंबर सी कहता है कि शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है। शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटी को स्पेसिफाइड किया गया है जहाँ विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानेंगे। जैसे चार एक्टिविटी को कहा गया। कौन कौन सा एक्टिविटी है? परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ, कौन कौन सा है? परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस एसेट्स, जिस पर कि आईटीसी हम अवेल कर चुके हैं। फिर सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन्स, जब
क्या है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में सप्लाई हो विदाउट कंसिडरेशन, उसको भी हम सप्लाई मानेंगे। हाँ, लेकिन यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में मात्र 50,000 तक ही अगर सप्लाई कर रहा है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर सप्लाई बिटवीन द प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हो, लेकिन इसमें केवल गुड्स की बात करता है, किसकी बात करता है, केवल जी गुड्स की बात करता है, केवल गुड्स की बात करता है। अगर सप्लाई बिटवीन द प्रिंसिपल और एजेंट हो विदाउट कंसिडरेशन हो, उसको भी हम क्या कहेंगे, सप्लाई मानेंगे। प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है किसको, एजेंट को कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड इशू द इनवॉइसेस टू कस्टमर इन हिज ऑन नेम्स। अगर प्रिंसिपल सप्लाई किया एजेंट को और एजेंट जो फर्दर सप्लाई प्रिंसिपल्स के बिहाफ में सप्लाई किया और इनवॉइसेस अपने नाम से बनाएगा, तो विदाउट कंसिडरेशन जो सप्लाई प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हुआ उसको भी हम क्या, सप्लाई मानेंगे। लेकिन इसमें केवल किस चीज़ का, सप्लाई ऑफ गुड्स का केसेस के केवल सप्लाई ऑफ गुड्स का होता है। फिर वही एजेंट, अगर एजेंट करता है, एजेंट सप्लाई करता है अपने प्रिंसिपल्स को और अपने नाम से इनवॉइस बनवा लेता है, तो उस वहाँ भी जो एजेंट सप्लाई किया है प्रिंसिपल को, उसको भी हम क्या कहेंगे, मानेंगे, सप्लाई कंस्टिट्यूट करेंगे। विदाउट कंसिडरेशन भी ये सप्लाई कहलाएगा। चौथा है, जब हम अपने रिलेटेड पर्सन से इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ विदाउट कंसिडरेशन, इसको भी हम सप्लाई मानेंगे। फिर क्या है, सबसेक्शन 1A हमारा कह रहा था कि किसको हम सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे, किसको हम सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। जहां हम केवल जहां हम टाइटल और पोजीशन ट्रांसफर करते हैं वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा। जहां हम केवल राइट टू यूज ट्रांसफर किए हैं, वो हमारा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। से प्रोसेस हो गया, बिजनेस एसेट्स हो गया, रेंटिंग में होल प्रॉपर्टी हो गया, सर्विसेज हो गया, कंपोजिट सप्लाई है। फिर हमारा सबसेक्शन 2 हमको क्या कहता था कि कुछ ऐसा सप्लाई है जिसको ना हम सप्लाई ऑफ द गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ द सर्विसेज मानेंगे, उसको निगेटिव लिस्ट में। जैसे सर्विस एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, MP और MLA जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई भी पर्सन जो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कैपेसिटी में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई अगर सर्विसेज फ्यूनरल हो, ब्यूरियल हो, क्रीमेटोरियम हो, मॉर्चरी हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड हो, तो ये सारे क्या है जी, निगेटिव लिस्ट में होगा। जब कोई सेल ऑफ द लैंड होगा सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल नंबर 2, सेल ऑफ द बिल्डिंग्स, वो क्या होगा, हमारा निगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। मतलब अगर हम कोई जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको फर्दर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और अगर इंटायर कंसिडरेशन फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या कंप्लीकेशन सर्टिफिकेट मिलने, विच वर इज द अर्लियर, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच वर इज द अर्लियर तक इंटायर कंसिडरेशंस मिल गया है। अगर इंटायर कंसिडरेशंस मिल गया है तो क्या कहलाएंगे, वो हमारा कहलाएगा जी सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। अगर इंटायर कंसिडरेशंस नहीं मिलेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, निगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ देखो 5B ये है। अगर इंटायर कंसिडरेशंस अगर इंटायर कंसिडरेशन आ गया, यदि इंटायर कंसिडरेशंस आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। अगर इंटायर कंसिडरेशंस नहीं आता है तो वो क्या, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। इंटायर कंसिडरेशन अगर पहले आ गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच वर इज अर्लियर तक अगर इंटायर कंसिडरेशन आ गया तो वो क्या कहला जाएगा, वो निगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगा। अदरवाइज that is covered under para number 5B under the schedule number 2।
फिर क्या है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, जहाँ दो या दो से अधिक सप्लाई, जहाँ दो और दो से अधिक सप्लाई होगा, जहाँ दो या दो से अधिक सप्लाई होगा तो वो तो या तो वो कंपोजिट सप्लाई होगा या मिक्स सप्लाई होगा। तो सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई वही होगा जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में, जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में अगर वो सप्लाई साथ में ही होता है, मेजर कस्टमर्स का परसेप्शन है या फिर मेजर सप्लायर्स का ये परसेप्शन है कि जब भी ये सप्लाई होगा तो साथ में ही सप्लाई होगा, तो वो कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, मिक्स सप्लाई कहलाएगा। ये हमारा सेक्शन नंबर 8 में कर रहा था, क्या कर रहा था, सेक्शन नंबर 8 में। अब हम देखेंगे इसका एक एक क्वेश्चन, सारे के सारे इसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन से पहला, क्या लगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेघा राज एंड कंपनी विशेष टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड, देखो क्या कर सोच रहा है जी, सप्लाई करने का रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब एंड इन द नाइबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, काइंडली स्टेट्स एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी एंड liability of the CGST, SGST, UTGST and IGST on the same। देखो मेघा राज एंड कंपनी कहाँ, देखो इसको ये जो मेघा राज है ये 3 जगह सप्लाई करने को सोच रहा है। ये तो है कहाँ का, पंजाब में। ये सोच रहा है कि पंजाब में भी सप्लाई करें, दिल्ली में भी करें और कहाँ जी, हरियाणा में भी करें। कहाँ, हरियाणा में भी करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टैक्सेबल इवेंट क्या होगा। टैक्सेबल इवेंट हमारा क्या होता है जी, सप्लाई। जैसे वो सप्लाई करेगा हमारा टैक्सेबल इवेंट एराइज हो जाएगा। तो टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। फिर जीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी लगेगा। पहले देखो, जब मेघा राज कहाँ का है, मेघा राज है पंजाब का और पंजाब में सप्लाई करेगा तो क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट होगा तो वो इंट्रा स्टेट कहलाएगा। और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो वहाँ क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और फिर पंजाब से अगर दिल्ली सप्लाई करेगा तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई करेगा तो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट। क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट कहलाएगा। और जब इंटर स्टेट का जहाँ होगा तो वहाँ क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो पंजाब से दिल्ली अगर मेघा राज दिल्ली सप्लाई करेगा तो आईजीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मेघा राज हरियाणा सप्लाई करेगा तो आईजीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मेघा राज पंजाब सप्लाई करेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्या कहता है, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू इट्स द ब्रांच। देखो दामोदर कहाँ में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अपने कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता है जी, इस ब्रांच को रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। मतलब दामोदर है, दामोदर एक तो इसका दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली में, दूसरा कहाँ, वेस्ट बंगाल में है रजिस्ट्रेशन। और जो स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशंस सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच, the company believes that the transactions that will be undertaken by it would not qualify as a supply as no consideration is involved ascertain whether the transfer of goods by Damodar Private Limited to its branch office would qualify as a supply। पहले देखो
अगर दामोदर एक रजिस्ट्रेशन दिल्ली में लेकर रखा है और एक रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में, तो एक दूसरे के लिए क्या कहलाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ये क्या कहलाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन्स। और जब सप्लाई बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन्स हो विदाउट कंसिडरेशंस दैट आल्सो कंस्टिट्यूट अ सप्लाईज एज पर द शेड्यूल नंबर 1। तो शेड्यूल नंबर 1 के हिसाब से ये क्या कहलाएगा? हमारा सप्लाई कहलाएगा। क्या है कि शेड्यूल नंबर 1 में कितने 4 तरह के 4 एक्टिविटी को 4 ट्रांजेक्शन्स को कवर किया गया है, जो कि बिना कंसिडरेशन के भी अगर सप्लाई होगा तो वो में सप्लाई कहलाएगा। थर्ड क्या कहता है? पृथ्वी एसोसिएट्स इज इंगेज इन द सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल गुड्स। ठीक है जी। इट इंक्वायर्स फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर्स एज टू वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई even if made without consideration in accordance with the provision of the GST law. You are required to enumerate such activity in a। देखो, पृथ्वी एसोसिएट सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल गुड्स कर रहा है। पृथ्वी जो है बिजनेस कर रहा है जो टैक्सेबल गुड्स जहाँ सप्लाई करता है। इट इंक्वायर्स फ्रॉम इट्स द टैक्स एडवाइजर्स, अपने टैक्स एडवाइजर से पूछता है, अपने सीए से पूछता है कि भाई मुझे बताओ कोई ऐसा सप्लाई है कि जहाँ विदाउट कंसिडरेशन भी अगर सप्लाई हो तो वो सप्लाई कहलाएगा। तो है जी, एज पर द शेड्यूल नंबर 1 4 सप्लाई है, 4 एक्टिविटी है, 4 ट्रांजेक्शन है। परमानेंट फर्स्ट क्या है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट्स ऑन विच द आईटीसी अवेल्ड। दूसरा, सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। तीसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट्स। फोर्थ, importation of the services from the related parties। ये चार एक्टिविटी का हम अगर यदि ये 4 एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन भी होता है तो ये क्या क्या सप्लाई कहलाता है। तो इसमें 4 एक्टिविटी कवर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से। 4 क्या कहता है? 4 देखो, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ दैट particular of goods or services which attracts the highest rate of the tax for the purpose of considering the tax liability, examining the validity of the statements। जब कोई भी अगर सप्लाई अगर वो कंपोजिट सप्लाई आ जाएगा तो कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है, प्रीडोमिनेंट सप्लाई होता है, उसका टैक्स रेट अप्लीकेबल होता है। तो यह कौन सा होगा? अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। ये तो मिक्स सप्लाई में होता है। यहाँ पर होगा कौन सा? रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। फिर क्या है? 5th क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ टाइटिल। ट्रांसफर ऑफ टाइटिल और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांजेक्शन्स टू कंस्टिट्यूट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, जब हम टाइटिल और पोजीशन ट्रांसफ़र करेंगे तभी वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा, अदरवाइज वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाएगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाने के लिए हमें टाइटिल और पोजीशंस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र, टाइटिल और पोजीशंस ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। फिर क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर द सेक्शन नंबर 7। रीड विद द शेड्यूल नंबर 1। सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली। ठीक है जी। सुलेखा के क्या है जी? फैक्ट्री है कहाँ जी? दिल्ली में। ठीक। एंड ए डिपोट इन मुंबई, मुंबई में एक डिपोट है। बोथ दिस एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन द रेस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है। सुलेखा का एक रजिस्ट्रेशन कहाँ में लिए हुए है? दिल्ली में, और एक रजिस्ट्रेशन वो महाराष्ट्र में। जब एक ही पैन पे दो स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो एक दूसरे के लिए क्या कहलाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। ठीक। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम द फैक्ट्री इन दिल्ली टू द मुंबई डिपोट विदाउट कंसिडरेशन सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम द डिपोट। फिनिश गुड्स को दिल्ली से मुंबई भेजा जा रहा है विदाउट कंसिडरेशन एज पर द शेड्यूल नंबर 2
क्या कहता है, जब सप्लाई बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन्स हो विदाउट द कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई कहलाएगा। तो ये दोनों क्या है, दिल्ली, सेम पेन पर दिल्ली और मुंबई, सेम पेन पे दिल्ली और मुंबई दोनों में रजिस्ट्रेशन लिया गया है, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गया, ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स। और जब सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में होगा तो ये क्या कहलाएगा, विदाउट कंसिडरेशन भी ये सप्लाई कहलाएगा। तो ये क्या है, ये सप्लाई कहलाएगा, ये सप्लाई हो जाएगा। दूसरा, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। ठीक है जी, रमन कहाँ आर्किटेक्ट है, चेन्नई में आर्किटेक्चर। ठीक, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन द लंदन। अच्छा, उसके भाई कहाँ, लंदन में वेल नोन लॉयर है। रमन हैज टेकन ए लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज द फैमिली डिस्प्यूट। ठीक, द रमन है, ये रमन है, कहाँ में है, इंडिया में। इसका जो भाई है लंदन में है, एडवाइज़र है। ठीक है, लंदन में बैठा है, इसका भाई एडवाइज़र है। अपने फैमिली के लिए फ्रॉम इज फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली कंसिडरेशंस लेता है। देखो, रमन अपने भाई से सर्विसेज ले रहा है। यहाँ क्या है, कंसिडरेशन है कि नहीं, इसमें कंसिडरेशन नहीं है। दूसरा, इन द कोर्स और बिजनेस भी नहीं है, न कंसिडरेशन है न इन द कोर्स है। बिना कंसिडरेशन से रहेगा तो हम शेड्यूल नंबर 2 में जाकर उसको देखेंगे कि उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर इन विदाउट बिजनेस रहेगा, विदाउट बिजनेस एक्टिविटी के लिए ले रहा है, तो सबसेक्शंस 1 क्लाउज नंबर बी के तहत उसको चेक करेंगे। लेकिन क्लाउज नंबर बी कहता क्या है, importation of the services for a considerations। तो कंसिडरेशन तो नहीं है, तो ये क्लाउज नंबर बी में कवर, क्लाउज नंबर बी में भी नहीं कवर होगा। अब आते हैं कि शेड्यूल नंबर 2 में कवर होगा, सॉरी शेड्यूल नंबर 1 में कवर होता है कि नहीं। शेड्यूल नंबर 1 क्या कहता है, importation of the services, importation of services किससे, रिलेटेड पार्टी से विदाउट कंसिडरेशंस। तो ठीक है, कंसिडरेशन तो यहाँ नहीं होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, इसमें बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सप्लाई नहीं कहलाएगा, सप्लाई नहीं कहलाएगा। देखो, इम्पोर्टेशंस के केसेस में 3 रूल अप्लीकेबल हम करेंगे। देखो, इम्पोर्टेशन के केसेस को समझो पहले। इम्पोर्टेशन में सबसे पहले चेक करें, अप्लाई करेंगे जनरल रूल, कि जब हम बाहर से कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 1 के सबसेक्शन 1 को अप्लाई करके देखेंगे। इंपोर्टेशन हो रही है सर्विसेज, कंडीशन नंबर 1 हमारा फुलफिल हो जा रहा है। कंडीशन नंबर 2, क्या कंसिडरेशन है कि नहीं। थर्ड, बिजनेस एक्टिविटी के लिए ले रहे हैं कि नहीं। अगर ये तीनों एक्टिविटी फुलफिल होगा तो ये सप्लाई कहला जाएगा हमारा सबसेक्शन वो ए के तहत, सॉरी क्लाउज नंबर ए के तहत। दूसरा इंपोर्टेशन डिस्कस होता है क्लाउज नंबर बी में। बी क्या कहता है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, जहाँ कंसिडरेशंस भी हो, क्या जी, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी कोई ज़रूरी नहीं है।
तो ये बी के तहत हो जाएगा। शेड्यूल नंबर 1 में क्या कहता है, इम्पोर्टेशंस किससे हो, रिलेटेड पार्टी से हो, रिलेटेड पार्टी से हो। दूसरा कंसिडरेशन कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरा बिजनेस एक्टिविटी ज़रूरी है। ये 3 कंडीशन में what would your answer be different if in the above cases Raman has taken advice in respect of his business unit in Chennai? अच्छा, अगर रमन बिजनेस के लिए तो क्या आंसर चेंज होगा कि नहीं? तीनों कंडीशन इसका चेक करके देखो। जनरल रूल के अकॉर्डिंग 3 कंडीशन होना चाहिए। पहले तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस हो रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंसिडरेशन है नहीं, क्लाउज नंबर ए में कवर ये नहीं है, होगा, खत्म। क्लाउज नंबर बी अब चेक करते, क्लाउज नंबर बी आता है कि नहीं। क्लाउज नंबर बी में इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस होना चाहिए, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है जी। दूसरा कंसिडरेशंस होने चाहिए, कंसिडरेशंस यहाँ नहीं है, कंसिडरेशंस यहाँ नहीं है। क्लाउज नंबर बी के तहत ये भी नहीं होगा। ये सप्लाई, ये भी खत्म, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज किससे होना चाहिए जी, रिलेटेड पार्टी से होना चाहिए। तब देखो उसका भाई रिलेटेड पार्टी होता है कि नहीं, देखो रिलेटेड पार्टी का मतलब देखो स्पाउस और चिल्ड्रन होता है एक कवर। दूसरा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर्स और सिस्टर, तभी उसका रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे जब वो होली डिपेंडेंट हो। जब लायर लंदन में वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये रिलेटेड पार्टी में कवर नहीं होगा, तो ये भी सप्लाई हमारा नहीं कहलाएगा। तीनों न क्लाउज नंबर ए में कवर हो रहा है, न क्लाउज बी में हो रहा है, न क्लाउज सी में हो रहा है। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के लिए हम तीनों क्लाउज अप्लाई करके चेक करेंगे। तो यहाँ तीनों क्लाउज में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी सप्लाई नहीं कहलाएगा। देखो अब क्या है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। देखो उसको सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे कि सर्विसेज। रेंटिंग ऑफ इमोवेबल, जब रेंटिंग इमोवेबल प्रॉपर्टी का रेंट में दे रहे हैं तो सर्विसेज, ये क्या हो गया, ये हमेशा सर्विसेज कहलाएगा। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ द बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज्ड ऑफ वाई अंडर डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द दोज एसेट्स। अगर गुड्स इस तरह से हम उसको बेच रहे हैं कि अब बिजनेस के पार्ट नहीं बचेगा, ये क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा। इसका एक एक्सेप्शन था क्या, कि गोइंग कंसर्न के केसेस में अगर ट्रांसफ़र हो रहा तो वो सर्विसेज कहलाता था। यहाँ सब गुड्स, ये क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, ये गुड्स कहलाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, खाली राइट दे रहे हैं तो वो सर्विसेज, खाली क्या दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, जहाँ केवल राइट दे रहे हैं तो ये सर्विसेज कहलाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, जब हम किसी को टाइटल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये टाइटल दे रहे हैं गुड्स, अगर टाइटल दे दिए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। डिटरमाइन वेदर द फ्लोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज पर द शेड्यूल नंबर 2। देखो टेम्पोररी ट्रांसफ़र और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हम कोई चीज़ के यूज करने का राइट केवल दे रहे हैं, तो ये जब राइट यूज करने का राइट तो ये क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा, सॉरी सर्विसेज। अगर खाली राइट दे रहे हैं यूज करने का तो सर्विसेज कहलाएगा। एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस सर्विसेज है, क्या है जी, सर्विसेज कहलाएगा। टाइटल इन गुड्स दे रहे हैं, जब गुड्स में टाइटल देंगे तो ये क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, गुड्स सप्लाइड ऑन हायर बेसिस
विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। देखो हायर बेसिस पर गुड्स जो हम सप्लाई किए, तो गुड्स जो हम सप्लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुड्स जो सप्लाई हम कर दिए चाहे हायर बेसिस पर सप्लाई किए, उसमें तो हम उसको टाइटल देते हैं। हायर बेसिस के केसेस में इंस्टॉलमेंट तो हमें बाद तक आते रहता है, लेकिन हम उसका जो टाइटल होता है इंस्टेंट ही ट्रांसफ़र कर देते हैं गुड्स का। तो जब इंस्टेंट ही हम उसको ट्रांसफ़र कर दिए अपना टाइटल है, तो वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाएगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा जी, गुड्स कहलाएगा। एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इन द फ्लोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 7। देखो सप्लाई कहलाएगा कि नहीं, देखो इसको मिस श्रीनीति कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस, ठीक है जी, लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम मिस्टर राचेल ऑफ सिडनी। द अमाउंट पेड फॉर द सेड सर्विसेज इज 5,000। जब इंटीरियर डेकोरेशंस का सर्विसेज लिया, किसकी बात है जी, इम्पोर्टेशंस का। जब जहाँ भी इम्पोर्टेशंस की बात आएगी, जहाँ भी इम्पोर्टेशंस की बात आएगी, जहाँ भी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की बात आएगी, जहाँ भी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की बात आएगी, हम सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 के क्लाउज तीनों क्लाउज अप्लाई करके चेक करेंगे। क्लाउज नंबर ए, क्लाउज बी और क्लाउज सी। क्लाउज नंबर ए अप्लाई करके देखो, जब श्रीनीति कौशिक रिसीव्ड कर रहा है, श्रीनीति रिसीव कर रहा है क्या जी, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज रिसीव कर रहा है किससे, अपने ब्रदर से वरुण, जो क्या जी उस पर होली डिपेंडेंट, जो होली डिपेंडेंट है। पहला क्लाउज नंबर एक अकॉर्डिंग देखो, इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो रहा है, ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल हो गया। फॉर द कंसिडरेशंस नहीं हो रहा है, क्लाउज नंबर ए के हिसाब से वो कवर नहीं हो रहा है। क्लाउज नंबर बी के हिसाब से देखो, इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो रहा है, ठीक है, विदाउट वहाँ कंसिडरेशन होना चाहिए। क्लाउज बी में कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, क्लाउज बी भी फुलफिल नहीं कर रहा है। अब क्लाउज सी के हिसाब से देखेंगे, इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज किससे चाहिए, रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन है क्या, किससे हो रहा है, ब्रदर से। ब्रदर जब डिपेंडेंट है तो वो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो रहा है। कंडीशन नंबर 2, कंसिडरेशंस कोई मैटर नहीं करता है, कंसिडरेशन रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो गया। कंडीशन नंबर 3 क्या है, इन फॉर द बिजनेस एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी के लिए ले रहा है कि नहीं, रिसीव्ड फॉर हर रेसिडेंस के लिए नहीं, तो ये भी सप्लाई नहीं कहलाएगा, ये भी सप्लाई। कहाँ श्रीनीति, यहाँ एक मिनट हम सेकंड पे पहुँच गए, एक सेकंड को दोनों को हम मिक्स कर दिए हम दोनों को, रुक जाओ दोनों को मिक्स कर दिए। फर्स्ट अभी हम देखते हैं, श्रीनीति कौशिक रिसीव इंटीरियर डेकोरेशन फ्रॉम रेसिडेंस सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, द अमाउंट फिर देखो इतना दिया है। क्लाउज नंबर 1 3 कंडीशन हो रहा है, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रहा है, ठीक है, सप्लाई हो रहा है सर्विसेज का। दूसरा कंसिडरेशन भी हो रहा है लेकिन बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं कहलाएगा। क्लाउज नंबर बी, क्लाउज बी के हिसाब से देखेंगे, इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो रहा है, ठीक है, कंसिडरेशन जरूरी है, कंसिडरेशन हो रहा है। तीसरा बिजनेस एक्टिविटी जरूरी यहाँ नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी यहाँ नहीं है, तो क्लाउज बी के हिसाब से ये सप्लाई हो जाएगा। किसके हिसाब से, क्लाउज बी के हिसाब से वो सप्लाई कहला जाएगा, हो गया। दूसरा, श्रीनीति कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट रत्ना बांद्रा फॉर हर द ब्रदर्स फ्रॉम हर ब्रदर्स बरून्स रिसाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, जो डिपेंडेंट है विदाउट ए कंसिडरेशन। क्लाउज नंबर 1 चेक करो, इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो रहा है, दूसरा कंसिडरेशन नहीं है, खत्म। क्लाउज नंबर ए नहीं फुलफिल हो रहा है, क्लाउज बी फुलफिल हो रहा है, इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हो रहा है, कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं, क्लाउज बी नहीं फुलफिल हो रहा है। सी, क्लाउज इम्पोर्टेशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी हो रहा है जी, रिलेटेड पार्टी ब्रदर डिपेंडेंट है, रिलेटेड पार्टीज हो रहा है। दूसरा कंसिडरेशन कोई मायने नहीं करता है, कंसिडरेशन नहीं है। तीसरा बिजनेस एक्टिविटी में हो रहा है, रेसिडेंस के लिए नहीं, तो ये सप्लाई नहीं कहलाएगा, ये सप्लाई
नहीं कहलाएगा। तीनों क्लाउज फुलफिल नहीं कर रहा है, ये सप्लाई नहीं कहलाएगा। डिटेल द सप्लाई, ठीक है। तीसरा, विल योर आंसर भी चेंज इफ इन द अबव केसेस टेकन इंटीजर डेफिनेट विद रिगार्ड, हाँ अगर ये बिजनेस पर्पज के लिए ले लेगा तो क्लाउज नंबर सी जो है वो फुलफिल हो जाएगा। इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। दूसरा, कंसिडरेशन यहाँ जरूरी नहीं है। तीसरा, बिजनेस एक्टिविटी ये हो जाएगा। तो इम्पोर्टेशन के हिसाब से, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के केसेस में हमारे तीनों क्लाउज हैं और तीन क्लाउज में अपना अलग अलग कंडीशन है। क्लाउज नंबर ए में एक कंडीशन क्या है, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज होने चाहिए, हो रहा है। क्लाउज नंबर बी, कंडीशन नंबर 2 कंसिडरेशन हो। तीसरा, बिजनेस एक्टिविटी के लिए हो। क्लाउज नंबर बी के हिसाब से पहला कंडीशन इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, दूसरा कंसिडरेशन बिजनेस एक्टिविटी यहाँ जरूरी नहीं है। क्लाउज नंबर सी के हिसाब से पहला कंडीशन इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज किससे जी, फ्रॉम रिलेटेड पार्टी से होना चाहिए। दूसरा, कंसिडरेशन तो यहाँ ज़रूरी नहीं है, दूसरा कंडीशन यहाँ क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज, ये कंडीशन। पहले इससे चेक करेंगे कि क्लाउज ए के तहत हो रहा है कि नहीं, इससे नहीं फुलफिल करेगा। क्लाउज बी में कवर से चेक करेंगे, इससे में कवर हो रहा है कि नहीं, फिर क्लाउज सी से चेक करेंगे, ये इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के केसेस में। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। कितने क्वेश्चन हैं, 12, 13, 14 क्वेश्चन। चलो 11 क्या कहता है, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अक्वा रिटेल स्टोर्स। ठीक है जी, दमदम बेच दिया गुड्स, किसको बेच रहा है, अक्वर रिटेल स्टोर्स को बेच रहा है कुछ आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। क्या क्या, रेफ्रिजरेटर बेच रहा है जिसका टैक्स रेट 18% है। स्टेबलाइजर फॉर रेफ्रिजरेटर 12% के रेट पर है। एलईडी 12% के रेट है। स्प्लिट एयर कंडीशनर 28% के। स्टेबलाइजर फॉर एयर कंडीशनर 12% के रेट पर। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज issued a single invoice indicating a price of each of the above items separately in the same. देखो, Aqua Retail Store has given a single check of 1,00,000 रुपया for all the items as a composite discount price, states the type of supply and the tax rate applicable in the case. देखो, एक ही प्राइस पर अगर 2 या उससे ज़्यादा सप्लाई होगा तो या तो वो कंपोजिट सप्लाई होगा या फिर द मिक्स्ड सप्लाई होगा, या क्या होगा, कंपोजिट होगा या मिक्स्ड सप्लाई होगा। कंपोजिट सप्लाई वही होगा जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में वो सारे गुड्स या सर्विसेज या जो भी कम्बिनेशन हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस साथ में ही सप्लाई होते हैं। क्या ये मार्केट का प्रैक्टिस है कि सारे दुकानदार रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, एलईडी टेलीविज़न, स्प्लिट एयर कंडीशनर
एयर कंडीशनर, स्टेबलाइजर फॉर द एसी साथ में करते हैं, बेचते हैं? नहीं, सब अलग अलग बेचता है। ये अकबर एक साथ लेने आया, उसको एक साथ दे दिया, सिंगल इनवॉइस बना दिया, एक ही प्राइस में डिस्काउंटेड प्राइस लगा दिया। ये मार्केट का प्रैक्टिस तो नहीं है कि सारे एक ही साथ ही बिकता है। ये इसका परसेप्शन, मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ द कंज्यूमर्स का ये परसेप्शंस नहीं है कि जब भी मिलेगा तो रेफ्रिजरेटर के साथ हमें स्टेबलाइजर भी लेना मिलेगा, एलईडी टेलीविज़न भी मिलेगा, हमको एसी भी लेना पड़ेगा, स्प्लिट एसी, उसके साथ स्टेबलाइजर भी लेना पड़ेगा, ये पांचों आइटम साथ में मिलेगा। ऐसा मार्केट का प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। जब ये ट्रेडिशन नहीं है तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं कहलाएगा। जब कंपोजिट सप्लाई नहीं कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा? मिक्स्ड सप्लाई। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मिक्स्ड सप्लाई। और मिक्स्ड का सप्लाई में क्या लगता है? टैक्स रेट, हायर रेट ऑफ टैक्स। मिक्स सप्लाई में क्या लगता है? हायर रेट ऑफ द टैक्स। तो सबसे ज़्यादा रेट को किसका है? एसी का 28%। तो यहाँ पर कौन सा रेट अप्लीकेबल हो जाएगा? 28% वाला ये रेट अप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ। नहीं, 11 नंबर में कौन सा? क्या कहता है? अच्छा, ये दिखाता है, एक मिनट है, ये दिया है, एक मिनट, यहाँ देखो, सिंगल चार्ज नहीं किया है यहाँ, ये दिया है, चार्ज करता तब ना सिंगल प्राइस वो मिक्स कहलाता। जब ये तो दिया है, तब ये सेपरेट है तो सेपरेट अपना रेट लग जाएगा, सेपरेट लग जाएगा। तब ये मिक्स सप्लाई नहीं कहलेगा। जब ये सेपरेट चार्ज नहीं लिया तब ये मिक्स सप्लाई नहीं कहलाएगा। तब ये सेपरेट रेट लगेगा। हाँ, जब सप्लायर सिंगल प्राइस चार्ज करता तब वो मिक्स सप्लाई कहलाता है कि सप्लायर सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया है, वो तो दिया है 1 लाख रुपया अपने, तो कस्टमर दिया है सिंगल प्राइस। मणिक्रम, ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली, हैज सप्लाइड 20,000 पैकेज एट 30 रुपये ईच टू द मुखीजा गिफ्ट शॉप इन पंजाब। ठीक है। ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट की बोतल, ए पैकेज ऑफ टॉय चॉकलेट, डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी इन द गिवन। देखो, हाँ, यहाँ क्या है, मणिकरण है, रजिस्टर्ड सप्लाई, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, 20,000 पैकेट सप्लाई कर रहा है, 30 रुपये ईच पैकेट, एक पैकेट दे रहा है, 20,000 पैकेट दे रहा है, हर पैकेट का कीमत कितना? 30 रुपये ले रहा है, और हर पैकेट में 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस और एक पैकेट ऑफ टॉय बैलून है, और सबका अलग अलग टैक्स रेट है। तो ये पहले देखो, जब 2 से ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो वो क्या सप्लाई ऑफ द गुड्स, कंपोजिट सप्लाई होगा या फिर द मिक्स सप्लाई होगा। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में ऐसा तो होता नहीं है कि चॉकलेट और फ्रूट जूस और टॉय बैलून साथ में सप्लाई होता है। ये तो मणिकरण सप्लाई कर रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता नहीं है, तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या? मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई में कौन सा टैक्स रेट लगेगा? हायर रेट ऑफ द टैक्स हमारा 18% के से। कौन सा? 18% के रेट से। तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 18% के रेट से 20,000 पैकेट है, कितना है? 20,000 पैकेट है, 30 के हिसाब से कितना? 6 लाख रुपया, और 6 लाख पर कितना? 18% जीएसटी लग जाएगा, कितना हो जाएगा?
$18,95 18 से ठीक 1,08,000 रुपये उसका टैक्स हो जाएगा 18%। गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड registered in Haryana is engaged in providing the maintenance क्या चीज़ का करता है जी मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज फॉर द हैवी स्टील मशीनरी। ठीक है, किस चीज़ का सर्विसेज दे रहा है? मेंटेनेंस और रिपेयर्स की सर्विसेज देता है हरियाणा में। फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क्स गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेंड्स इट्स कंटेनर ट्रक्स इक्विपमेंट्स with items like repairs equipments consumable tools parts etc from Haryana workshop to its own repairing centers। देखो गगन इंजीनियरिंग हरियाणा में अपना रजिस्टर्ड है, वो रिपेयरिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है किस चीज़ का? हैवी स्टील मशीनरी का। लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट में जब रिपेयरिंग का काम होता है तो एक क्या कंटेनर अपना कंटेनर ट्रक भेजता है जिसमें सारे उसके आइटम इक्विपमेंट्स और कंज्यूमेबल आइटम्स उसमें रखे रहते हैं और उसे दूसरे स्टेट में भेजता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। लोकेटेड इन अदर स्टेट जहां वो रजिस्टर्ड है, वेयर द क्लाइंट्स मशीनरी आर बीइंग ब्राउट एंड आर बीइंग रिपेयर्ड। डिस्कस द एलिजिबिलिटी ऑफ द जीएसटी। जब सप्लायर अपना कोई भी क्या बोलते हैं कोई भी ट्रक्स अपना कंटेनर ट्रक्स अपने इंटर स्टेट मूवमेंट उसका होगा। इंटर स्टेट जब किसी भी कंटेनर ट्रक्स का इंटर स्टेट मूवमेंट होगा नॉट फॉर द फर्दर सप्लाई, तो वो जो कंटेनर्स ट्रक्स का इंटर स्टेट्स का मूवमेंट होना वो सप्लाई नहीं कहलाता है। ये हमारा क्या था जी, एक नोटिफिकेशंस के तहत क्लैरिफाई किया गया था सीबीआईसी का नोटिफिकेशंस। ये देखो यहाँ पर हमारा था 13 As per the CBIC circular, inter-state movement of various modes of the conveyances, including the trucks, carriage of goods or passenger or both, for repairs or maintenance between the distinct persons are specified in section number 8 ना, not involving further supply of such conveyance may treat as neither supply of the goods or nor supply of the services। जो गाड़ी हमारा गया जिस पर हम अपना सारा इक्विपमेंट रख कर ले गए, उस गाड़ी का मूवमेंट होना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने एक रजिस्टर्ड जगह से दूसरे रजिस्टर्ड जगह में वो सप्लाई नहीं कहलाएगा, एक्सेप्ट कि वो गाड़ी का फर्दर सप्लाई नहीं हम करें। अगर उस गाड़ी का ही हम वहाँ से सप्लाई कर देंगे तब तो वो सप्लाई कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? सर्वन एंड सन्स विशेष टू स्टार्ट ए सप्लाइंग अल्कोहलिक लिक्वर। अल्कोहलिक लिक्वर का एक धंधा करना चाहता है। कहाँ में? तमिलनाडु में। Therefore, it applied for the license to the Tamil Nadu government for selling the liquor for which the state government has charged specified. Examine whether the grant of alcoholic liquor license by Tamil Nadu दारू ठेका के लाइसेंस जो भी स्टेट गवर्नमेंट देता है वो कहाँ कवर है जी? ये निगेटिव लिस्ट में है सेक्शन, ये निगेटिव लिस्ट में कवर है, नहीं वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाता है ना सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाता है। ये हमारा कवर होता है इस सबसेक्शंस 2 में, सबसेक्शंस 2 में। स्टेट गवर्नमेंट नहीं हमारा वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहलाता है, नहीं हमारा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहलाता है।
तो ये नहीं, ना सप्लाई ऑफ द गुड्स होगा ना सप्लाई ऑफ द सर्विसेज का लाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये सप्लाई का चैप्टर पूरा से पूरा हम कंप्लीट हो गया। इसको इस वीडियो को पूरे जो सप्लाई के चैप्टर में हमने पढ़ाया 3-4 वीडियो में, इसको 3 बार 4 बार देखो। फिर हम इसका एक रैपिड रिवीजन वीडियो डालेंगे जो 20 से 25 मिनट का 30 मिनट का होगा। उससे तुम बार बार उसको रिवीजन करना और एक बार सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को हैंड रिटन प्रैक्टिस करना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही।